हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। तो यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें बेनी माधव सिंह के बारे में बताया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे मतलब ये बीती हुई बात है। किसी समय ये गांव के जमींदार हुआ करते थे और काफ़ी बड़ी हस्ती थे। इनके पितामह, इनके जो दादाजी थे, वो किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। तो इनके दादाजी भी काफ़ी संपन्न थे, अमीर थे। अब गांव में अगर हम देखें तो गांव का जो तालाब, मंदिर, अब जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी, मतलब मंदिर तो बन गया था लेकिन अब उसकी मरम्मत वगैरह नहीं हो रही थी। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, मतलब ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। अब आज क्या स्थिति है बेनी माधव सिंह की, कि इन्होंने अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को दे चुके हैं। मतलब कोर्ट में अलग अलग केस हैं, उसकी वजह से इनके बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब उनकी हालत ये है कि उन्हें साल के 1000 रुपये भी नहीं मिलते। तो उनकी जो आय है 1000 वार्षिक से अधिक न थी। तो ये बेनी माधव सिंह के बारे में हमने समझा। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। अब ठाकुर साहब कौन? तो बेनी माधव सिंह ये आपको बताता है कि ये ठाकुर थे। तो बेनी माधव सिंह जो हैं, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके जो ठाकुर साहब के बड़े बेटे हैं, उन्होंने बीए से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। एक दफ्तर में नौकर था। अब एक दफ्तर में नौकर था। तो ये जो श्रीकंठ जी हैं, इन्होंने बीए कंप्लीट किया और बीए कंप्लीट करने के बाद अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। अब जो इनके छोटे लड़के थे लाल बिहारी सिंह देखने में सजीला जवान, मतलब काफ़ी सुंदर थे, सजीला जवान थे। भरा हुआ मुखड़ा था, मतलब चेहरा जो था वो काफ़ी हेल्दी थे, हम कह सकते हैं। छाती चौड़ी थी, मजबूत थे। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। खाने पीने में मतलब काफ़ी अच्छे थे। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, और जो बड़े भाई थे श्रीकंठ, उनकी दशा विपरीत थी, मतलब वह दुबले पतले होंगे। इन नेत्र प्रिय गुणों को BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनकी शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। तो ये जो बीए की पढ़ाई करते करते, बीए की पढ़ाई इन्होंने बहुत मुश्किल से की, तो वो पढ़ाई के चक्कर में ये अपने शरीर को भूल गए और इनका जो शरीर था, खाने पीने का मतलब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते थे, और इनका जो शरीर था वो निर्बल हो गया था, और जो चेहरा था, चेहरा कांतिहीन हो गया था। कांतिहीन मतलब इनके चेहरे की जो चमक थी वह चली गई थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। अब बीए की डिग्री श्रीकंठ जी को मिल गई थी। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाएं, मतलब जो पश्चिमी प्रथाएं हैं, विदेशी परंपराएं हैं, उसके प्रेमी नहीं थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। तो जो पश्चिमी सभ्यता है, ये उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। निंदा करना मतलब उसकी बुराई करना। दशहरे के दिनों में
वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। तो रामलीला में किसी न किसी पात्र का अभिनय करना, कोई कैरेक्टर का रोल प्ले करना इन्हें अच्छा लगता था और हर दशहरे में ये किसी न किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। तो जो प्राचीन सभ्यता है हमारी, ये हमेशा उनका गुणगान किया करते थे, उनकी बड़ाई किया करते थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब मतलब परिवार एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ऐसा इनकी धारणा थी। ऐसा ये मानते थे कि परिवार साथ में मिलकर रहना चाहिए। एक घर में अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई साथ में रहें। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। अब आजकल के समय में अगर हम देखें तो जो स्त्रियां हैं मतलब जब शादी हो जाती है, लड़कों की शादी हो जाती है और उनकी पत्नियां जब घर में आ जाती हैं तो वे साथ रहना नहीं चाहती। वो मिलजुल के रहने में उनकी अरुचि होती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि साथ में रहें। और यहाँ पर श्रीकंठ जी इसको देश और जाति दोनों के लिए नुकसानदायक, हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। गांव की ललनाएं, गांव की जो नारियां थी, ये श्रीकंठ जी की आलोचना करती थी, क्योंकि ये श्रीकंठ जी हमेशा साथ में रहने की बात करते थे और जो ये घर की या गांव की हम कह सकते हैं स्त्रियां हैं, ये साथ रहना नहीं चाहती थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। अब उनकी जो पत्नी है वो भी इस बात से विरोध रखती थी, मतलब श्रीकंठ जी की पत्नी भी साथ में, सब परिवार के साथ में रहने में विश्वास नहीं करती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अब यहाँ पर जो श्रीकंठ जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, उनका भी यही विचार था कि अलग ही रहना चाहिए। अब ये इसलिए नहीं कि वो ससुर से, देवर से, जेठ से या फिर सास से नफरत करती थी, घृणा करती थी, बल्कि ऐसा उनका इसलिए कहना था कि वो मानती थी कि अगर साथ में रह के बहुत कुछ सहकर भी घर में झगड़ा हो तो इससे अच्छा है कि हम अपनी खिचड़ी अलग पकाएं, मतलब हम अपनी रसोई अलग कर लें, मतलब हम अलग हो जाएं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। तो यहाँ पर हमने पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमने बेनी माधव जी के बारे में समझा। दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें हमने उनके बड़े बेटे श्रीकंठ के बारे में समझा। तीसरा पैराग्राफ जो था इसमें हमने समझा कि श्रीकंठ जी का क्या गुण है, वो क्या मानते हैं। बल्कि इसमें हमने ये देखा कि श्रीकंठ जी परिवार को एक साथ रखने में एक साथ रखना चाहते थे, लेकिन घर की और गांव की जो बाकी महिलाएं हैं वह अलग रहना चाहती थी। अब आनंदी कौन? तो यहाँ पर आनंदी श्रीकंठ जी की धर्मपत्नी, उनकी वाइफ। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। ओके, अब एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार फिर से ये एक बड़ी पोस्ट हो जाती है। यहाँ पर बड़े जमींदार हम कह सकते हैं, तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्री और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्वान थे। तो मतलब अगर हम एक बड़े जमींदार को देखें तो बड़े जमींदार की क्या खासियत होती थी कि बड़े जमींदार का घर बड़ा होता था, उनके पास बड़े जानवर जैसे हाथी वगैरह होते थे, कुत्ते वगैरह उन्होंने पाले होते थे, और कर्ज भी उनके ऊपर काफ़ी होता था, और ऋण। नाम था भूप सिंह। तो यहाँ पर आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह है। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। अब भूप सिंह जो जे वो बड़े उदार चित्त और
प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली मतलब जिनसे लोग इंस्पायर हो जाएं, बहुत प्रतिभा थी उनके पास में, बहुत गुण थे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य बता रहे हैं कि उनके पास एक भी लड़का नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी। पहले के समय में, पहले के ज़माने में हम देखें तो पुरुष प्रधान देश होने के कारण परिवार यह चाहता था कि उनके घर कोई लड़के का जन्म हो। तो यहाँ पर ऐसा जमींदार के घर पर भी हुआ, क्योंकि लड़कियों की तो शादी कर दी जाती थी, वो अपने घर चली जाती थी, तो घर परिवार को संभालने के लिए कोई लड़का होना चाहिए। तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी के साथ में भी यही दिक्कत थी। उनकी 3 लड़कियां हो गई थी, 4 लड़कियां हो गई, लेकिन लड़का एक भी नहीं। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती। तो ये जो आनंदी थी चौथी लड़की, ये बाकी सब बहनों से ज़्यादा सुंदर थी, रूपवती थी और गुणवती भी थी। तो सुंदर भी थी और गुण भी था, गुण टैलेंट भी था, किसी भी काम को अच्छे से कर सकती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। तो यही कारण है कि जो भूप सिंह हैं वह अपनी छोटी लड़की आनंदी से बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। तो ऐसा भूप सिंह के साथ नहीं, ऐसा हम बाकी परिवारों में भी देख सकते हैं कि जो संतान ज़्यादा सुंदर होती है उसके प्रति थोड़ा मोह ज़्यादा होता है, माता पिता उसे थोड़ा अधिक प्यार करते हैं, चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। तो 2 चीज़ें थी। एक तो हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी के ऊपर पहले से ही काफ़ी कर्ज था। अब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी ये नहीं चाहते थे, भूप सिंह जी ये नहीं चाहते थे कि आनंदी के शादी के लिए उन्हें और ऋण लेना पड़े और उधार लेना पड़े, और ये भी नहीं चाहते थे कि आनंदी अपने को भाग्यहीन समझे। अब ये ऋण लेने की ज़रूरत क्या, शादी ब्याह में खर्चा होता है, दहेज वगैरह का भी एक पहले काफ़ी प्रचलन था। तो इस वजह से ये चाहते थे कि भाई शादी अच्छे घर पे भी हो, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा कर्ज ना लेना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो अब एक दिन भूप सिंह के पास श्रीकंठ सिंह जो हैं वो चंदा मांगने गए थे, और भूप सिंह जी को उनका स्वभाव बहुत पसंद आया और बाद में बातचीत चली होगी और आनंदी के साथ इनकी शादी हो गई। तो यहाँ पर ये हमने समझा कि किस तरह से आनंदी का श्रीकंठ के साथ ब्याह हुआ। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। अब आनंदी जब ससुराल में आई तो ससुराल में क्या देखती है, जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। टीम टाम मतलब बड़े लोग, बड़ी बातें, जो बचपन में बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती थी, वह सुविधाएं यहाँ पर इनको बिल्कुल नहीं दिखाई दी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। अब जैसे ये अपने जब मायके में थी, घर पे थी, तो वहाँ पर जैसे हमने देखा कि इनके पास हाथी थे, 3 कुत्ते थे, तो यहाँ पर ये आके देखती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक कोई ऐसी बहली तक, कोई खिलौना या मूर्त तक नहीं है। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। अब आनंदी जब आई थी तो अपने साथ में एक रेशमी स्लीपर लाई थी कि इसको पहन के वे बाग वगैरह में टहलेंगी, घूमेंगी, सैर करेंगी। लेकिन यहाँ पर देखती हैं, यहाँ पर कोई बाग ही नहीं है। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श। तो यहाँ पर मतलब इनका ससुराल जो था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। ज़मीन पर फर्श नहीं थी, न दीवारों पर तस्वीरें थी। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। तो यहाँ पर ये कोई एक जमींदार का मकान नहीं, एक गृहस्थ का मकान, एक देहाती का मकान था। एक गांव में किसान का मकान हम कह सकते हैं, ऐसा एक मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। लेकिन आनंदी जैसे हमने पहले देखा कि बड़ी ही गुणवान थी। तो कुछ ही दिनों में इन्होंने नई परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। ऐसा मानो कि जैसे कभी इन्होंने विलास के सामान मतलब सुख सुविधाएं इन्होंने देखी ही ना हो, जैसे ये भी बचपन से किसी गरीब घर में रही हो। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को इस नए घर के अनुकूल बना लिया।
एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला। भावज कौन? भावज मतलब भाभी जी से। भाभी जी, तो लाल बिहारी सिंह छोटे भाई थे। किसके छोटे भाई थे? यहाँ पर हमने नाम देखा, क्या नाम है? श्रीकंठ। हाँ, तो श्रीकंठ, तो यहाँ पर श्रीकंठ का भाई है लाल बिहारी सिंह। तो वो घर में आता है, 2 चिड़ियों को लेकर आता है और अपनी भाभी से कहता है कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। तो यहाँ पर होता यह है कि भाभी ने, आनंदी ने पहले से ही कुछ खाना बनाया होता है और इंतज़ार कर रही होती है कि उनका देवर आएगा खाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देवर अपने साथ चिड़िया लाया और चिड़िया लाकर अपनी भाभी से कहता है बनाने के लिए। तो अब आनंदी नया व्यंजन बनाने बैठती है। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। तो जब ये देखती है, हांडी मतलब बर्तन जिसमें हम बनाएं किसी सामान को, तो जब देखती है हांडी में तो देखती है कि उसमें तो सिर्फ 1 पाव घी है। 1 पाव घी, 1 पाव घी मतलब 250 ग्राम घी। ओके, बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। अब ठीक है, आनंदी ने यहाँ पर आकर अपने आप को ढाल तो लिया, लेकिन किफ़ायत, किफ़ायत मतलब कंजूसी करना। अब बड़े घर में थी, कभी कंजूसी की नहीं, तो बड़े घर की बेटी होने की वजह से किफ़ायत मतलब बचत क्या है ये आनंदी को पता नहीं। उसने सब घी मांस पर डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला दाल में घी क्यों नहीं डाला, या दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। अब देखिए, गांव के देहाती लोग दाल वगैरह में भी घी बहुत डाल के खाते थे। अब यहाँ पर ये हुआ कि जो आनंदी है उसने पूरा घी तो डाल दिया मांस के ऊपर। अब दाल में घी डालने के लिए था नहीं, इसने दाल में घी डाला नहीं। तो लाल बिहारी सिंह जब खाने बैठा तो वो क्या कहता है कि दाल में घी क्यों नहीं डाला, या दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने जवाब दिया, आनंदी ने कहा घी सब मांस पर पड़ गया। तो आनंदी ने तो सारा घी कहाँ डाल दिया था? जो वो 2 चिड़िया मार कर लाया था उसके ऊपर डाल दिया था। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। अब बेचारे ये लाल बिहारी और ये सब तो गरीबी में ही पल रहे थे। तो लाल बिहारी गुस्सा आ गया, लाल बिहारी को बोला, अरे अभी तो परसों ही घी लाया था और इतनी जल्दी ख़त्म। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। तो आनंदी कहती है कि मुझे तो लगा भाई कम घी है, पाव भर ही घी था, तो वो सब मैंने क्या किया, मांस पर डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर लकड़ी सूखी हुई है तो उसमें आग जल्दी पकड़ती है, वो जल्दी जल जाती है। इसी तरह से क्षुधा मतलब भूख, भूख से बावला मनुष्य, भूख से बावला मतलब जिसे भूख बहुत लगी है, ऐसा जो आदमी है वह छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है, तिनक जाता है, गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम पड़ी। तो जब भाभी जी ने उसे बताया कि नहीं मैंने तो सारा घी कहाँ डाल दिया, वो जो मांस है मांस पे डाल दिया, तो ये लाल बिहारी को अच्छा नहीं लगा सुनकर। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। तो एक जैसे हम कटाक्ष करते हैं, हम टॉन्ट मारते हैं, कमेंट करते हैं, तो ऐसे ही तिनक कर लाल बिहारी ने भाभी से कहा कि जैसे तुम तो मैके में घी की नदी बहती हो, तुम्हारे घर में मैके में घी की नदी बहती हो, मतलब घी बहुत हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे घर में घी बहुत हो, यहाँ पर जो तुम इतना घी यूज़ कर रही हो। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। सही बात है। आप कभी देखें आपके घर में, अगर स्त्री के घर वाले मतलब जो उनका मायका है, मायके की अगर बुराई की जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। अभी ये कहावत है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि ये जो मुहावरा है इसका आप अर्थ ढूंढिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। तो यहाँ पर भाभी को अच्छा नहीं लगता है, वो मुंह फोड़ के क्या कहती है कि तुम ये जो घी की बात कर रहे हो ना, ये घी, हाँ, जो तुम इतना लाए थे, इतना तो हमारे इधर नाई कहार मतलब जो घर के नौकर हैं वो खा जाते हैं। अब लाल बिहारी जल गया, क्योंकि लाल बिहारी को ये अच्छा नहीं लगा।
थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। अब यहाँ पर देखिए है छोटा, लेकिन अपनी भाभी से थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा है। क्या कहता है कि मेरा तो जी चाहता है कि मैं तुम्हारी जीभ खींच लूँ। थोड़ा झगड़ा हो रहा है अब इनके बीच में। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इतना मजा चखा देते। अब यहाँ पर आनंदी को भी गुस्सा आ गया, बोली, वो होते, वो कौन? वो कौन? इनके पति। इनके पति कौन? श्रीकंठ। तो यहाँ पर कहती है कि अगर श्रीकंठ होते तो फिर तो आज तो मजा चखा देते, मतलब तुम्हारी तो बराबर धुलाई हो जाती, पिटाई हो जाती। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से न रहा गया। अब ये लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ गया। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो यहाँ पर ये तो बहुत गलत काम किया। क्या किया लाल बिहारी ने? लाल बिहारी ने खड़ाऊं मतलब अपनी जो चप्पल है, ओके, पैर में जो पहनते हैं, उसको उठाकर आनंदी की तरफ फेंक दिया। अब बोला कि तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे वो पति को भी देख लूंगा, श्रीकंठ को भी देख लूंगा। काफी गुस्से में है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। तो यहाँ पर यह हुआ कि भाई अब खड़ाऊं मार दी छोटे भाई ने, तो यहाँ पर आनंदी को भी बहुत गुस्सा आया और थोड़ी सी डर भी गई, तो वह अपने कमरे में चली गई। और ये जो स्त्रियां होती हैं उनको अपने पति के बल पर, पुरुषत्व पर थोड़ा घमंड होता ही है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। तो ये खून का घूंट पीकर रह गई मतलब इन्होंने फिर आगे कुछ नहीं कहा। इन्होंने सोचा कि बाद में जब श्रीकंठ आएंगे तो उनसे मैं शिकायत करूंगी। अब श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। तो यहाँ पर ये जहाँ काम करने के लिए जाते थे वहाँ से इनको शनिवार रविवार की छुट्टी मिलती होगी, तो ये शनिवार को घर आते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, तो शनिवार को घर आए। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, थर्सडे। शनिवार मतलब सैटरडे, तो थर्सडे गुरुवार के दिन यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन में रही मतलब काफ़ी गुस्से में रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। तो ये इंतज़ार कर रही थी, बाट देखती रही मतलब इंतज़ार करती रही कि श्रीकंठ कब आएंगे, कब मैं शिकायत करूंगी। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। अब श्रीकंठ जी जैसे हर शनिवार को शाम के समय घर आते थे, तो शनिवार को वो घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। तो श्रीकंठ जी जब शाम को घर पे आए तो बाहर बैठ के, जैसे गांव में होता है, गांव में काफ़ी लोग और भी गांव के लोग होते हैं, तो उनके साथ ये बैठ के बातचीत करने लगे। मुकदमे वगैरह गांव में, देखिए गांव में लोगों के बीच में मुकदमा वगैरह बहुत होता रहता है, तो मुकदमे की बातें करने लगे, फिर कुछ और बातें करने लगे। इस तरह से वार्तालाप चलने लगी। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध न रहती। तो गांव से बाकी लोग भी इनके घर आ जाते थे और ये सब बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उन्हें खाने पीने की सुध नहीं रहती थी, मतलब काफ़ी समय तक वे बैठते थे। जैसे यहाँ रात 10 बज गया, गांव में रात 10 मतलब बहुत रात हो जाती है। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। मतलब श्रीकंठ जी भी चाहते थे कि भाई सब लोग अब अपने अपने घर जाएं, ये भी अपने घर में आराम करें। पिंड छुड़ाना मतलब उनसे छुटकारा पाना। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से काटे। अब श्रीकंठ जी आ गए लेकिन वो घर के अंदर नहीं आए हैं, 2-3 घंटा वो बाहर ही हैं। तो ये 2-3 घंटा इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत कष्ट में थी, तकलीफ में थी। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा। अब लाल बिहारी, क्योंकि झगड़ा तो हुआ था घर में लाल बिहारी और उनकी भाभी के बीच में, अब जब सब लोग चले गए, अपने अपने घर चले गए, तो लाल बिहारी अपने बड़े भाई को क्या कहते हैं कि आप भाभी जी को जरा समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा बेटा, ओके, हम देख रहे हैं जहाँ पर जिसकी गलती ज़्यादा थी वह अपने भाई को क्या कह रहा है कि भाभी जी से आप बोलो कि वो ज़्यादा मुंह न चलाया करें। मतलब यहाँ पर आनंदी ने जो बोला, आनंदी को वो भी नहीं कहना चाहिए था इनके हिसाब से। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। अब जो बेनी माधव सिंह थे, बेनी माधव सिंह कौन? ये दोनों के पिताजी, श्रीकंठ और
लाल बिहारी के पिताजी। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, मतलब उन्हें आदमियों से तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब लाल बिहारी अगर कुछ बोल रहे थे तो चुपचाप उसे सुन लेना चाहिए था। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। तो यहाँ पर ये और क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो भाभी है ये बड़े घर से आई हैं तो हम भी कोई बहुत छोटे घर के नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है। अब श्रीकंठ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो थोड़े टेंशन में आ गए। उन्होंने पूछा कि अरे आखिर हुआ क्या। लाल बिहारी सिंह ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप वो खुद झगड़ा करने लगी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। अब गांव की ये परंपरा होती है, जो महिला होती है वो घर के अंदर ही रहती है, वो बाहर पुरुषों के बीच में नहीं आती है। तो यहाँ पर श्रीकंठ जी ने अपने पिताजी के साथ और छोटे भाई के साथ खाना वगैरह खाया, उनकी बातचीत सुनी, और फिर वो जब घर में गए तो वह भरी बैठी थी। भरी बैठी का मतलब क्या, वो बहुत गुस्से में थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। अब आनंदी बहुत गुस्से में थी और ये जो श्रीकंठ जी हैं ये भी कुछ तीखे थे। तीखे थे मतलब बाहर से काफ़ी कुछ सुन के आए थे। तो आनंद से पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? चित्त तो प्रसन्न है मतलब क्या तुम खुश हो? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है। अच्छा, आनंदी ने पूछा कि भाई आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? तो श्रीकंठ जी कहते हैं, हाँ बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? ये क्या उपद्रव मचा रखा है मतलब ये क्या तुम उत्पात या उधम, मतलब क्या ये सब बवाल कर रही हो, हम जो हिंदी में कहें, क्या कर रही हो? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। अब त्योरी चढ़ गई मतलब क्रोध आ गया, आनंदी को भी क्रोध आ गया। आनंदी बोल रही है, कहाँ गलतियाँ इनकी हैं और ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धधक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई उसे पाऊँ तो मुंह झुलस दूँ। अब ये बहुत गुस्से में थी। बोली कि जिसने तुमसे ये आग लगाई मतलब तुम्हारे भाई ने जो ये तुमको उल्टी पट्टी पढ़ाई है, तुमको ये सारी बातें बोली हैं, अगर मेरे हाथ में आए तो उसके मुंह को जला दूँ। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। तो यहाँ पर जो श्रीकंठ है ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, बोलते हैं, अरे अरे इतना गर्म मत हो, क्या बात है बताओ, क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूँ अकड़ता। तो अभी यहाँ पर इसने बता दिया। बोले कि एक गंवार छोकरा मतलब तो तुम्हारा भाई है, जिसको कोई चपरासी भी नहीं रखे, जिसको चपरासी का काम करने का भी सहूर मतलब तरीका नहीं है, और वो मुझे खड़ाऊ से मारता है, मुझे चप्पल से मारता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जो हरि सिंह हैं यहाँ पर ये कहते हैं कि अरे पूरी बात बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। तो ये कहानी बता रही है कि परसों परसों मतलब अब शनिवार का दिन है, उसके पहले एक दिन शुक्रवार और उसके पहले गुरुवार, तो एक दिन छोड़कर एक दिन पहले जो होता है वो परसों होता है। तो परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस पर डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी बात पर वह मेरे मैके को भी भला भुला करने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहाँ खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये इसने पूरी बात बता दी कि भाई, फिर मैंने भी जवाब दिया, मैंने बोला कि भाई हमारे घर के तो नौकर ही खा जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, और यहाँ पर इतना बवाल हो रहा है ये पाव भर घी के लिए। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फूट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। अब देखिए यहाँ पर पत्नी के मुंह से ये सब सुनने के बाद में श्रीकंठ को भी बहुत गुस्सा आया। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। अब ये अपने भाई पर बहुत क्रोधित हो गए। आनंदी स्त्रियों का स्वभाव व अनुसार रोने लगी। अब जैसे हम देखते हैं स्त्रियां, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, तो जो स्त्रियां होती हैं वो भावुक होती हैं और देखिए जरा जरा सी बातों पर रोने लगती हैं। यहाँ पर आनंदी भी रोने लगती है। श्रीकंठ धैर्यवान और शांति पुरुष थे, उन्हें कदाचित भी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। अब श्रीकंठ जी शांत स्वभाव के थे, उन्हें गुस्सा कम ही आता था, लेकिन अब उनकी पत्नी रो रही है, ये देख के उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो भड़क जाता है।
ये जो क्रोधाग्नि है, क्रोधाग्नि को ये भड़काने का काम करती है। जैसे हम किसी अग्नि में घी को डालें तो वो आग भड़क जाती है, वैसे ही जो गुस्सा है, पुरुषों का क्रोध है, वो भी स्त्रियों के रोने से और भड़क जाता है। रात भर करवट बदलते रहे। अब रात का समय था तो रात को झगड़ा किया नहीं इन्होंने, समझदार आदमी थे, तो रात भर करवट बदलते रहे, मतलब रात भर इन्हें नींद तो आई नहीं। उद्विग्नता के कारण पलक नहीं झपकी, मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पलक नहीं झपकी मतलब कि उनकी आंख बिल्कुल नहीं लगी। उद्विग्नता मतलब चिंता, परेशानी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। तो ये अपने पिताजी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब मैं ये घर में नहीं रह सकता, मेरा निर्वाह ना होगा, मेरा गुजारा ना होगा, मैं ये घर में नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। अब जैसा हम अगर इस पाठ के शुरुआत में जाएं, वहाँ पर हमने देखा था कि श्रीकंठ का स्वभाव क्या था। वो ये मानते थे कि परिवार एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने अपने मित्रों को भी इसके लिए काफ़ी भला बुरा कहा था, आड़े हाथों लिया था, उनको भला बुरा कहा था कि भाई तुम अलग क्यों हो रहे हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से यही बात श्रीकंठ के मुँह से निकल रही थी। श्रीकंठ कह रहा था कि अब मेरा इस घर में निर्वाह ना होगा, अब मुझे अलग होना है। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। तो अब इन्हें समझ में आ रहा था कि मैं दूसरों को तो जो बोलता था, उपदेश देता था कि साथ में रहो, लेकिन वह बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? अभी यहाँ पर बेनी माधव सिंह उनके पिताजी थे। अब इन्हें तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि इनके बेटे अलग अलग हो जाएं, उसमें भी श्रीकंठ जो कमा रहे हैं वो अगर अलग हो जाएं तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। अब क्यों? तो क्यों का आंसर दे रहे हैं श्रीकंठ जी, कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, मतलब मेरी भी कुछ इज्जत है। आप मेरी पत्नी है, उसे खड़ाऊ फेंक के मारोगे तो मेरी भी जो इज्जत है वो जाती है, मेरी भी इंसल्ट होती है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है, कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं तो पूरा हफ्ता बाहर रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, और मैं बाहर रहूँ और यहाँ पर कोई मेरी बीवी के ऊपर खड़ाऊ फेंके, जूता मारे, तो कैसे रह सकता हूँ मैं साथ में। अगर चलो ठीक है, कोई झगड़ा कर रहा है, मुँह से बात कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन खड़ाऊ फेंक कर मारना, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुँह ना खोलूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर मतलब इनकी पत्नी के ऊपर किसी ने हमला किया, किसी ने कुछ फेंका, तो एक तरह से इनके ऊपर ही फेंका। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे मारता रहे और मैं चुपचाप रहूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। अब यहाँ पर देखिए, बेनी माधव के सामने कभी श्रीकंठ ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन आज वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इससे बेनी माधव अवाक रह गए। अवाक रह गए मतलब वो बड़े क्या कहते हैं, हम एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अवाक रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। अब ये समझा रहे हैं उन्हें, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बाकी घरों में भी ऐसा ही होता है, स्त्रियां ही घर का नाश करती हैं, स्त्रियों की वजह से ही घर टूटते हैं, घर बिगड़ते हैं। अब ये समझा रहे हैं श्रीकंठ को बेनी माधव जी। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखिए, मैंने तो आनंदी से ब्याह किया है, अब उसकी सारी जवाबदारी मेरी है। ईश्वर के दरबार में मैं उसके साथ में जो भी अच्छा बुरा होगा उसका उत्तरदायी हूँ। तो कोई मेरी पत्नी के साथ ऐसा
पशुवत व्यवहार करे, ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार करे और मैं चुपचाप रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दे रहा हूं, यही आप गनीमत मानिए, मैं सिर्फ ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कुछ भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन ठीक है, अब बेनी माधव सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, लाल बिहारी सिंह से अगर कुछ गलती हुई है तो तुम उसको मारो, तुम दंड दो, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाने की बात मत करो या अलग होने की बात मत करो। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता, स्त्री के पीछे जो नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसने इतनी क्रूरता की है, इतना उसने अविवेकपूर्ण कार्य किया है। अविवेकपूर्ण कार्य मतलब बिना सोचे समझे काम किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। अब ठाकुर जी जो हैं वो ये तो चाहते थे कि हरि सिंह का गुस्सा कुछ शांत हो जाए, लेकिन वे ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलत काम किया है। श्रीकंठ, श्रीकंठ, बार बार मैं श्रीहरि कह देता हूँ श्रीकंठ को, ओके, दोनों का मतलब एक जैसा ही है, लेकिन श्रीकंठ, यहाँ पर श्रीकंठ है। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के के क्रोध को शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। अब गांव में और लोगों को खबर लगी, आवाज़ तो जाती ही है, तो अलग अलग बहाना बनाकर वो लोग भी घर में आ गए। अब क्या होता है, किसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो गांव में अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं जो वो झगड़े में मज़ा लेने के लिए आ जाते हैं। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अब गांव की स्त्रियां देखो, पहले ये समझाया करते थे लोगों को कि अलग नहीं होना है, स्त्रियां इनसे गुस्सा करती थी क्योंकि वो अलग होना चाहती थी। अब जब स्त्रियों ने ये सुना कि श्रीकंठ खुद अपनी पत्नी के लिए अपने पिता से लड़ रहे हैं तो वे सब बहुत खुश हो गई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए, मधुर वाणियाँ मतलब यहाँ पर एक कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था इसको सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। मतलब वो स्त्रियां जो हैं गांव की, उनकी भी बहुत इच्छा होने लगी कि वो भी जाएं और ये सब सुने झगड़ा क्या हो रहा है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। अब ऐसे भी गांव में बहुत सारे लोग थे जो इस बात से जलते थी कि इनके परिवार में दोनों भाई साथ में रहते हैं। अब वे भी थोड़े से खुश हो गए क्योंकि उनको लगा कि जैसे इनकी जो कामनाएं थी वो पूरी हो रही हैं, अब ये लोग भी अलग हो रहे हैं। कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। तो ऐसे जो गांव के अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पर इनके घर आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। अब बेनी माधव सिंह जी तो ये समझ गए कि ये सारे जो गांव के लोग आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई मैं मेरे घर के अंदर जो झगड़ा हो रहा है इसका मज़ा ये गांव वालों को लूटने नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि ये गांव वालों के सामने झगड़ा और नहीं बढ़ाना चाहते थे बेनी माधव जी, तो ये थोड़े से नर्म हो गए और नर्म होके इन्होंने मतलब अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं उसमें से एक झगड़ा करना कम कर दे, बंद कर दे, तो दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे ही बेनी माधव ने भी किया, इन्होंने एक तरह से हार मान ली। एकदम कोमल शब्दों से, एकदम क्या कहते हैं, शांति से इन्होंने कहा अपने बेटे को कि भाई अब तो लाल बिहारी से, अब तक ये नहीं मान रहे थे कि लाल बिहारी ने कोई गलती की है, अब ये भी मान लिया कि चलो उसने गलती कर ली है तो ठीक है, अब क्या जो अपराध देना है दो। इलाहाबाद का अनुभव रहित झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। लेकिन ये ग्रेजुएट मतलब यहाँ पर ये श्रीकंठ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेनी माधव जी तो समझ गए थे कि ये गांव वाले यहाँ पर मज़ा लेने आए हैं, तो इसलिए इन्होंने बात को दबाना चाहा। लेकिन हरि सिंह, श्रीहरि, श्रीकंठ
श्रीकंठ इस बात को नहीं समझ पाया। ओके, उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। तो जैसे कहीं पर भी जो डिबेट हो रही है उसमें कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर इनकी भी आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। तो यहाँ पर श्रीकंठ को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पर बाप ने ये चाहा था कि भाई ये झगड़ा हम यहीं पर बंद कर दें जिससे गांव वाले मज़ा ना लूटें, लेकिन हरिकंठ को नहीं समझा। बोला मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। ठीक है, सबके सामने अब क्या कह रहे हैं कि लाल बिहारी सिंह के साथ मैं इस घर में नहीं रहूँगा। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। अब ये और उसको समझा रहे हैं और लाल बिहारी को बोल रहे हैं कि तो मूर्ख है, उसकी बात पे क्यों ध्यान देते हो, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। अब श्रीकंठ सिंह को और गुस्सा आ गया। बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या तो मैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्रीकंठ है ये कैसे, मतलब थोड़े से ना समझ भी अब हम कह सकते हैं कि भाई पिताजी इतना समझा रहे हैं, इतना कह रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ये हमने देखा इसके पहले पैराग्राफ में कि वो जैसे कुछ डिबेट होती है उसमें कुछ लोग होते हैं अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वैसे ये हैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए। तो अब ये कहते हैं कि भाई देखिए पिताजी, या तो आप मुझे घर से जाने दीजिए या तो मुझे घर में रखिए और उसे घर से निकालिए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। अब लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। तो लाल बिहारी भी घर तक पहुंच गया। बाहर खड़ा खड़ा वो सुन रहा है कि बड़ा भाई क्या कह रहा है। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। तो यहाँ पर ये बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था लाल बिहारी, मतलब जितना बाप का नहीं करता था उतना ये अपने बड़े भाई की इज्जत करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था और उसी तरह से श्रीकंठ भी उससे बहुत प्रेम करते थे। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, मतलब जब तक इन्हें ध्यान है कभी इन्होंने अपने छोटे भाई को गुस्से में भी कुछ नहीं कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं दो भाई आपस में बचपन में कैसे झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर श्रीकंठ ने कभी अपने छोटे भाई को घुड़का भी नहीं था, कभी ऐसे जोर से कुछ बोला भी नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उनके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। इलाहाबाद कहाँ, जहाँ पर ये हरिकंठ काम करने जाते थे, तो जब भी वहाँ से आते थे तो लाल बिहारी के लिए भी कुछ ना कुछ लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से देवढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। तो लाल बिहारी ने जब पिछली बार नागपंचमी में दंगल हो रहा था, दंगल मतलब कुश्ती हो रही थी, तो लाल बिहारी ने अपने से तगड़े, अपने से वजनदार आदमी को जब अखाड़े में हराया था तो यहाँ पर हरिकंठ बहुत खुश हुए थे और मैदान में आकर ही गले लगा लिया था और 5 रुपए भी लुटाए थे। रहता है ना कि भाई खुश होकर पैसे लुटाए जाते हैं, तो ऐसे भाई के मुंह में आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। तो बड़ा भाई जो इतना प्यार करता था आज वो इस तरह से बात कर रहा है, इससे लाल बिहारी को बहुत दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा। तो ठीक है, मतलब शनिवार को आने वाले थे, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शुक्रवार से ही ये थोड़ा सा टेंशन में भी था लाल बिहारी कि ये सब जो घर में कांड किया है ना, ये सब जो झगड़ा किया है, भाई आकर क्या कहेंगे, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत, तो यहाँ पर इसे लाल बिहारी ने क्या समझा था कि भाई जब वो भाभी जी से मिलेंगे, भाभी जी उन्हें बताएंगी सारी बात, तो भैया मुझे बुलाएंगे और बुला के मुझे थोड़ा समझा देंगे। लेकिन इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। मतलब आज क्या देख रहा है कि भैया समझा तो नहीं रहे, बल्कि इसे घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। वह
मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्री कंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। लाल बिहारी को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। लाल बिहारी का यहाँ पर बता रहे हैं कि लाल बिहारी कह रहे हैं कि अगर ये आकर मुझे दो चार बातें कह देते या मुझे दो चार थप्पड़ भी लगा देते तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात का लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगा। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, अब भाभी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। गला भर आना मतलब थोड़ा सा रुआसा हो जाना, रोने जैसा हो जाना। तो भाभी जी के पास आके ये बता रहा है कि भैया जी अब कह रहे हैं कि मेरा मुंह नहीं देखेंगे, हाँ मेरा जो अपराध हुआ है उसे क्षमा नहीं करेंगे, तो अब यहाँ से जाना ही ठीक है, इसलिए मैं जाता हूँ। जिस समय लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। अब आनंदी ने एक दिन पहले लाल बिहारी की शिकायत की थी ना कि लाल बिहारी ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन अब इसे पछतावा हो रहा था कि मैंने गलती की जो ये बात हरिकंठ को बताई। वह स्वभाव से दयालु थी, उसे इतना तनिक भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तो देखिए घर में ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी वो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसे ऐसा न लगता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि अलग होने की नौबत आ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उससे लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। तो यहाँ पर जब लाल बिहारी ने कहा कि भाभी मुझे अभी माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जाता हूँ, तो माफ़ी मांगने से जो थोड़ी बहुत क्रोध अभी थी ओके आनंदी के मन में, वो भी ख़त्म हो गई। पानी हो गया मतलब वो भी ख़त्म हो गई और आनंदी भी रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं। मन का मैल मतलब ये जो मन मुटा हुआ था, ये रोने से क्या होता है, साफ हो जाता है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो ये बता रही है, आनंदी बोल रही है कि अरे बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो यहाँ पर हरिकंठ कहते हैं तो मैं क्या करूँ, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। अब यहाँ पर ये हरिकंठ, ये देखिए ये जो आदमी होते हैं ये बड़े एकदम कठोर हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर अब ये श्रीकंठ कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं अब नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अब इतना कहने के बाद लाल बिहारी घर के बाहर निकलने लगा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि श्रीकंठ तो नहीं जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। अब जब वो जाने लगे तो अंत में आनंदी ने खुद बाहर निकलकर लाल बिहारी को रोका, उसका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। तो यहाँ पर लाल बिहारी जी कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा कोई मुंह ना देखे।
मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। अब यहाँ पर आनंदी कहती है कि भाई तुम्हें मैं कसम देती हूँ। ठीक है, देखिए कसम, सौगंध, यहाँ पर आनंदी ने कसम दे दी। जब तक मुझे न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। तो यहाँ पर लाल बिहारी कहते हैं कि जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं कर देते, मतलब जब तक उनका मन साफ ना हो जाए, तब तक मैं घर में नहीं रहूँगा। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मतलब यहाँ पर बेनी माधव सिंह भी बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि दोनों भाई गले मिल रहे हैं और उनके मुंह से ये निकल पड़ा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आनंदी ने बिगड़े हुए काम को बनाया। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, जिसने भी यह कहानी सुनी, यह घटना सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यह कहानी। तो ये हमने देखा कि इस कहानी के माध्यम से बड़े घर की बेटी के स्वभाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। कि हम यहाँ पर देखें कि किरदार कौन कौन है। तो किरदार हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बेनी माधव जी हैं। बेनी माधव के दो बेटे हैं। दोनों बेटों का नाम, एक का हरिकंठ है और दूसरे का लाल बिहारी है। फिर यहाँ पर एक और किरदार है आनंदी। आनंदी के पिता का भी इसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ है। आनंदी के पिता का नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर उनके पिता का नाम क्या दिया है, भूप सिंह दिया है। उनके पिताजी भूप सिंह है। तो ये कुछ किरदार थे यहाँ पर और ये पूरी कहानी रची गई थी। तो इस कहानी को आप एक बार फिर से पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर समझिए। धन्यवाद।